नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में स्पेशल 25 की सीरीज की आज दूसरी क्लास है। CHSL और MTS 2021 के लिए मैं खास सीरीज आप सबके लिए लेकर आया हूँ। पहली क्लास जिसकी मैंने ली थी, जिसमें आप सभी को बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली। आज की क्लास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और लेटेस्ट पैटर्न पकड़ में आएगा। आपका एग्ज़ाम है अभी कुछ महीने बाद, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं। और मैं डेफिनेट कह रहा हूँ, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये सबसे लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन है। CHSL 2020 के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने पकड़े हैं, उसके बाद मैं 19 के भी पकड़ूंगा, MTS के भी पकड़ूंगा। तो इस तरीके से मैं इस सीरीज को आगे चलाने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये समान अवधि के लिए लगाता है और चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये लगाता है। तो आपको बताना है उसे कुल ब्याज और कुल राशि कितनी मिलेगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप पहली बार ही देख रहे होंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं कुल ब्याज की बात करूं 8% के हिसाब से 16%, 16% का मतलब हो गया 1120, ठीक है। और 8% के हिसाब से 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 16.64%। 8% के दो बार अगर लगाते हैं तो नेट कितना आता है? यह आता है आपका 16.64, ठीक है। तो 16.64% अगर आप निकालेंगे तो 1664 रुपये आ जाएगा। जो SI पे राशि लगाई उस पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, जो CI पे लगाई उसे इतना मिलेगा। टोटल मिला के कितना मिल जाएगा? 2784 रुपये। अब 2784 रुपये तो मेरे को इंटरेस्ट मिला, कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। 10 7 17, 17 में इतना और जुड़ जाएगा तो 19,784 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक समकोणीय त्रिभुज है जिसका समकोण B पर है, ठीक है, ABC। D कोई बिंदु AC पर इस तरीके से है कि AD 12 है, CD 16 है और ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। आपको परिमाप बताना है टोटल का। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप सभी पढ़ते हैं, उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। मैं जिस तरीके से आपको कराऊंगा आपको उस तरीके से करना है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका अनुपात वो होता है जो इसका अनुपात होता है। इसका अनुपात कितना आ गया? 4 से काटेंगे 3 4, यानी ये जो दो ट्राइंगल के साइड है ये 3:4 में होंगी। और अगर ये 3:4 में होंगी तो ये पूरी साइड 5 में होगी, ठीक है। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 5 की वैल्यू दे रखी है 28, ठीक है। आपको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। 5 4 9 3 12, 12 की वैल्यू मेरे को निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। मैं देखिए क्या क्या चीज देख सकता हूं। मैं ये भी देख सकता हूं आंसर 3 और 7 से भाग होगा। पहली चीज तो 3 और 7 से ये ऑप्शन तो भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखें 3 और 7 से ये भी भाग नहीं हो रहा है। 3 और 7 से जो भाग होने वाला ऑप्शन है वो है ये आपका। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी मेरा आंसर हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, पर मैंने ये देखा कि इसमें 7 है इसमें 3 है, तो 7 और 3 से भाग होगा जो आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। 54K31 54K31MA2 यदि ये 11 से भाग हो रहा है, 11 से भाग होने का मतलब क्या है? 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 प्लस K, ठीक है। 4 3 7 और 2 9, 9 प्लस M। ये 0 के बराबर होना चाहिए तब ये 11 से भाग होगा। अब K माइनस M की वैल्यू क्या आ गई? 14 में से 9 गया 5, यानी -5, ठीक है, यानी -5 आ गई। उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K प्लस M, ये तो K माइनस M आई है। तो M की मैं मैक्सिमम वैल्यू अगर लेता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू M की कितनी आ पाती है? मैं 9 ले सकता हूं, 9 से ज्यादा नहीं ले सकता। मैक्सिमम M की वैल्यू 9 हो सकती है क्योंकि एक संख्या अधिकतम 9 हो सकती है। तो ये कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और 4 + 9 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 3 दर्जन संतरे को 405 रुपए में बेचने पर, 405 का मतलब है 1 दर्जन होगा 135 रुपए के, ठीक है, ये सीधा दिमाग में आना चाहिए। और 25% की हानि होती है, तो 25% का मतलब हो गया 3/4। 3 की वैल्यू अगर 135 है, 4 की वैल्यू 180 हो गई, ठीक है, यानी 180 रुपए कीमत थी 1 दर्जन की। अब आपको क्या करना है, 1 दर्जन की है तो यानी 12 से डिवाइड करता हूं तो 15 रुपए का एक संतरा आ गया, ठीक है, 15 रुपए का एक संतरा आ गया। अगर मैं 20% का फायदा कमाता हूं तो ध्यान से देखिए, 20% का मतलब है मैं कितने में बेचूंगा, 18 में, और 288 रुपए में कितने आएंगे, 18 एकम 18, 18 6 108, 16 संतरे आएंगे। 16 संतरों का मतलब हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, 1 दर्जन की कीमत निकाली 135 यानी 12 की, पर 135 में बेचने पे नुकसान हो रहा है 25% का, तो 3/4 आ गया। सेलिंग प्राइस आ गया, 3 की वैल्यू 135, 4 की 180, 180 है 12 की कीमत, 1 की 15 हो गई। अब मैं 20% फायदा कमाऊंगा तो 18 में बेचूंगा और 288 रुपए में कितने बेच पाऊंगा, 16, वो मेरा आंसर हो जाएगा। यहां मैं लास्ट डिजिट देख के भी आंसर मार्क कर सकता था, केवल लास्ट डिजिट देखते आंसर आता। 8 को किससे गुणा करें कि 8 आए, ये आ गया 6, क्योंकि एक तो ऑप्शन में नहीं है, एक भी संभव हो सकता था। बी डी और सीई राइट एंगल एट ए, बी सी, बी डी और सीई माध्यिका है, और सीई की लेंथ दे रखी है 5√13/2, बीसी की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ध्यान हो मीडियन पे ही, कि 4 टाइम पहले मीडियन का स्क्वायर x मान लेते हैं, इसका स्क्वायर हो गया कितना, 5 पंजे 25 इंटू 13/2, 13/4 बराबर होता है 5 गुना किसका, बड़ी साइड के स्क्वायर के, ठीक है, बड़ी साइड के स्क्वायर के, जो कि 100 हो गया। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो यह आ गया 125, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 125 माइनस 25 इंटू 13, 325/4, ये हो गया 500 माइनस 325 यानी 175/4, ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5/2√7 आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर स्पेशल प्रॉपर्टी पे है, जब तक आपको स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं पता पेपर में क्वेश्चन नहीं होने वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये x³ y का कोफिशिएंट निकालना है मेरे को। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने चाहिए पहले तो ये समझिए। x³ y कैसे बन सकता है, x इंटू x² y, क्योंकि x यहां है, यहां मेरे को x² y मिल सकता है, ठीक है। दूसरा y इंटू x³, यानी जो चीज अवेलेबल है मैं उसमें ही तो देखूंगा। भाई यहां पर मेरे को x³ मिल सकता है, यहाँ y है, x³ y आ जाएगा। यहां मेरे को x² y मिल सकता है, यहाँ x है तो भी आ जाएगा। अब मेरे को ये वाली टर्म देखनी है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं x³ और y वाली टर्म देखता हूं, यहाँ x³ के साथ क्या नंबर आएगा, 125, और y वाली टर्म से गुणा करेंगे -2 यानी 250, -250, ये कोफिशिएंट होगा इसका जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे होल क्यूब वाले को, ठीक है। अब आती है बात इसकी, x² 3a² होता है जब आप फॉर्मूला खोलते हैं, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 दिया 75, 75 आ गया, और 75 इससे मल्टीप्लाई होगा तो केवल 75 ही मिलेगा, नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो -175 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, बात हो गई खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, ये तो मैंने लिख के बताया है आपको, पर आप केवल इतने 2 नंबर पे फोकस करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 थी। यदि इतनी औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं
देखिए जब इतने लोग शामिल होंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, तो ये प्रत्येक बच्चा कितनी कमी कर रहा है, 5.1 की, ठीक है, और 12 बच्चे हैं। उसके बाद वो बोलता है 159 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 7 लड़के जुड़ जाते हैं, और ठीक है, पहले वाले जुड़ते हैं, फिर बाद वाले निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, जुड़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। जब ये छोड़ के जाएंगे तो भी क्या होगा, औसत में से कुछ कम होगा, क्योंकि ज्यादा वेट वाले जा रहे हैं। ज्यादा वेट कितना है, 3.4, और ऐसे 7 बच्चे हैं, यानी दोनों ही केस में हमने देखा तो औसत में कमी आएगी। अब मैं ये निकाल रहा हूं कि औसत में कमी आनी कितनी वाली है, ठीक है। अगर मैं देखता हूं -1.7 ले लिया मैंने, 12 तिया 36, ठीक है, और 14, 36 और 14 हो गया कितना, 50, तो 50 लिख दिया मैंने, ठीक है। इतनी कमी आ गई नेट। अब वो बोलता है कि एवरेज हाइट जो है वो इतनी कम हो रही है, 34 मिलीमीटर, यानी 3.4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे, ये तो देखिए एवरेज में कमी है जो इस डाटा से निकल रही है, पर यहां जो दे रखा है वो दे रखा है 34 सेंटीमीटर, यानी मैं क्या करूंगा, ये जो -1.7 इंटू 50 है, ये तो टोटल है कि टोटल में इतनी कमी आई, इंडिविजुअल बच्चे में कितनी कमी आई, 3.4 की। तो कितने बच्चे हो गए, 25 बच्चे हो गए। यानी मैं ये कह पाऊंगा अब जो बच्चों की संख्या है वो 25 है। पर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है शुरुआत में कितने बच्चे थे। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मान लेते हैं पहले x बच्चे थे, फिर 12 बच्चे शामिल हुए और 7 बच्चे निकल गए, तो अब कितने बचे, x + 5 बचे, और इनकी वैल्यू 25 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ जाएगी। 20 मेरा आंसर हो जाएगा। 25 कई बच्चे इसके अंदर गलत भी आंसर मार्क करके आ सकते हैं। 25 जो है अब वाले बच्चे हैं, आपको निकालने हैं पहले वाले। सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया है कि औसत में टोटल देख लो कितनी कमी हुई, प्रत्येक बच्चे में देख लो कितनी कमी हुई, टोटल को प्रत्येक से डिवाइड करते हैं तो बच्चों की संख्या आ जाती है, और संख्या आएगी अब वाली, तो पहले वाली संख्या यहां से निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको सीधा होता है, यहां देखिए किसका स्क्वायर है, 3a का, तो वैल्यू मिलेगी 3a की। राइट साइड में जो साइन होता है एग्जैक्ट साइन वही आता है, a के आगे नेगेटिव आएगा, 2b की वैल्यू मिलेगी, b के आगे पॉजिटिव आएगा, 7c की वैल्यू मिलेगी, c के आगे भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो साइन यहां होते हैं वही साइन आते हैं। अब बात आती है ये कि वैल्यू क्या होगी। पहले तो हम 2 से भाग करते, अगर यहां 3a का स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि 3a का स्क्वायर बनना है तो 2 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे a वाली टर्म को। a वाली टर्म क्या है, 6 आ रही है, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा। ऐसी मैं यहां देखता हूं 2 दूनी 4, 4 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, फिर से 1 मिल जाएगा। ऐसी मैं यहां देखता हूं 2 सत्ते 14, 14 से अगर डिवाइड करेंगे 56 को तो 4 मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू कितनी है, -1/3, 2b की कितनी है, 1 है, -c की कितनी है, 4/7। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ये 21 आ गया, -7 + 21, -7 -12 -19 + 21 यानी 2/21। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक तो ये होता था सीधी सीधी कोई ना कोई वैल्यू आती थी, नंबर बन जाता था। यहां पर उसने नंबर भी कैलकुलेट नहीं कराया, फ्रैक्शन कैलकुलेट कराई है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 66 की स्पीड से चलती है, 5 जंक्शन पे रुकती है, 1485 किलोमीटर तय करती है। ट्रेन स्टॉप प्रत्येक जंक्शन पर कितने मिनट के लिए करी यदि समान समय के लिए वो रुकती है अलग अलग जंक्शन पे, 5 जंक्शन पे। ध्यान से देखिए, विदाउट स्टॉपेज, अगर वो स्टॉप नहीं करती तो कितना चलती, इतना चलती, 66 × 24, 24 ठीक होता है 144, 1440 और 144,
तो 1684 हो गया, ठीक है। पर स्टॉप के साथ कितना चल रही है, ये चल रही है 1485 किलोमीटर, ठीक है। 1584 आएगा ये, 1440 1584 आएगा, ठीक है। तो 99 किलोमीटर कम चल रही है स्टॉप के साथ, ठीक है। और 99 किलोमीटर चलने के लिए अगर वो 99 किलोमीटर चलती तो उसे कितना समय लगता, उसे समय लगता 99/66 यानी 1.5 घंटा, ठीक है। ये कितने मिनट हो गए, 90 मिनट। यानी मैं ये बात बोल सकता हूं कि वो 90 मिनट के लिए रुकी होगी और 5 स्टॉप हैं, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 18 मिनट आ जाएगा, 18 मिनट्स मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में फिर से मिल सकता है। ये बिना स्टॉप के अगर वो चलती तो इतना चलती, स्टॉप के साथ चल रही है तो इतना चल रही है, तो मैं ये निकालूंगा पहले कि कितनी देर वो रुकी, कितनी देर रुकी वो कैसे पता लगेगा कि अगर वो डिफरेंस निकालते हैं आप, 99 किलोमीटर और चलती है, 99 किलोमीटर में उसे कितने घंटे लगते, 1.5 घंटा लगता। यानी वो जो 1.5 घंटा नहीं चल पाई, मतलब उस समय में वो रुकी है और 5 स्टॉप पे रुकी है, तो 5 से भाग किया, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की जो इनकम है वो बी से 40% कम है, ये 100 है तो ये 60 मान लेते हैं, ठीक है। ए की 25% बढ़ोतरी हो गई तो 75 हो गया, बी की 40% की बढ़ोतरी हो गई जी, ये लो। अब आपको बताना, देखिए करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, इस तरीके के क्वेश्चन ना खतरनाक होते हैं, कोशिश करिए लास्ट में करिए, ठीक है। परंतु अगर ऑप्शन ऐसे है ना 35, 37, 31, 34, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में तो केवल ये देख के ही आंसर आ जाता है, ये तो नाम के लिए दिया जाता है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या पूछता है, कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। ये 160 हो गया, ये 215 हो गया, 55 का बदलाव आया 160 पर। परसेंटेज निकालूंगा तो 16 से भाग करूंगा, 16 × 48 बचा 7, 16 चौक 64, तो जहां 34 बारी में गया तो देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। परंतु अगर यहां होता 34.38, 34.67, 34.86, 34.19, तब बात बिगड़ जाती है और उस केस में आपको क्वेश्चन छोड़ना होता है, लास्ट में करना होता है, जहां भी ऐसा लिखा हो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 87M6203 6203, एक सेकेंड हो जाइए, मैं पूरा नंबर देख लेता हूं। 87M6203M है, ये साथ में M भी है, ठीक है, ये है पूरा नंबर 87M6203M। ये 6 से भाग हो रहा है, 6 गया, 15 गया, 3 गया, 2M + 2, ठीक है। अगर ये 6 से भाग हो रहा है तो बात समझना, ये 2 और 3 से भाग होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, ये 2 से भाग हो रहा है तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी, इवन होगी, यानी m की जो वैल्यू ले सकता हूं मैं केवल इवन ले सकता हूं। अब मैं देखूंगा इवन वैल्यू क्या क्या रखने पर ये 3 से भाग होगा। अगर मैं m की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये 2 आएगा, 3 से भाग नहीं होगा। m की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो ये 6 आ जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। 4 रखता हूं तो ये आ जाएगा 10, नहीं होगा। 6 रखता हूं तो 14 आ जाएगा, नहीं होगा। 8 रखता हूं तो 18 आ जाएगा, हो जाएगा। तो m की कौन कौन सी वैल्यू है, एक ये जिसके लिए ये 3 से भाग हो जाएगा और 2 से भी भाग होगा, तो 2 और 8 10, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। यहाँ आपका कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं चलेगी, यहाँ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चलेगी। जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वही बच्चा ये क्वेश्चन कर पाएगा, और आजकल एग्जामिनर ज्यादातर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे दे रहा है, तो नंबरों पे काम करिए, ऐसा क्वेश्चन सेम भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, sec² थीटा + ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से देखना चाहते हैं, ठीक है। मेरी नजर से देखें तो मुझे तो सीधा वैल्यू नजर आ रही है कि मैं अगर इसमें वैल्यू रखूंगा तो 60 डिग्री की रखना पसंद करूंगा, ठीक है।
60 डिग्री की रखना इसलिए पसंद करूंगा क्योंकि 60 डिग्री में √3 आता है, और जब मैं इसे √3 रखूंगा ना तो √3 -3 हो जाएगा ये, और ये -1 माइनस √3, इससे ये कट जाएगा, और √3 रखने और 60 रखने पर ये 4 हो जाएगा। तो आंसर 0 हो गया, वेरीफाई हो गया, थीटा की वैल्यू 60 हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करिए, और ऑप्शन से ऐसी वैल्यू उठाइए जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैं 30 भी पुट कर सकता था, ठीक है, पर 30 में क्या हो जाता, 1/√3 आ जाता ये, ठीक है, तो ये नीचे रूट आ जाता, पर मेरे को तो 0 बनाना है इसे, तो इसलिए मैंने देखा कि अगर मैं 60 डिग्री रखता हूं तो सीधा √3 आएगा, ये नंबर बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, ये करके जाने बहुत जरूरी है। 2, 3, 4, 5 इतने इतने बार आता है, तो औसत है 2.85। बाद में 2 की जगह 6 से बदल दी जाती है, ठीक है, तो आपको बताना है नई संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिएगा मैं क्या करना चाहूंगा इसे एग्जाम में। पहली बात तो मैं लीव करूंगा एग्जाम में इसे देखते ही इतना बड़ा पढ़ूंगा भी नहीं, पर लास्ट में करूंगा तो कैसे करूंगा ये देखिए। सम निकालेंगे सबसे पहले कि 2 आ रहा है इतनी बार, 3 आ रहा है इतनी बार। पहले मैं नंबर पे काम करता हूं। 2 दूनी 4, -21, 4 × -3 -12, 5 × +2 +10। अब मैं के पे काम करता हूं। 2 पंजे 10, ठीक है, मैं ऐसे नहीं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा फिर एक एक करके सॉल्व करूंगा, एक बार नंबर पे एक बार कांस्टेंट पे के पे। 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, बराबर हो गया किसके, बराबर हो गया किसके, टोटल सम के। एवरेज कितना है 2.85, और इन सब का सम कितना आएगा 5, 10, 12, 13, 13 के 2 + 2 4, 4 में से 10 गया -6, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। ध्यान से देखिए, अब मैं देखता हूं ये नंबर कितना आ रहा है, 10, 15, 8, 23, 5, 28, 28 के हो गया, -33 में से 4 गया 29, ठीक है, 29, 33 में से 14 गया 19 आएगा, ठीक है। अब मुझे ये सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं के की जगह वैल्यू पुट करता हूं, 1 रखता हूं, देखिए 1 रखूंगा तो यहां 7 आएगा, 1 रखूंगा तो ये 7 से भाग नहीं होगा। अगर मैं 2 रखता हूं के की जगह, करने का तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूं पर मैं हिट एंड ट्रायल जाऊंगा। 2 रखता हूं तो ये 20 आ गया, 20 का मतलब कितना आ गया, 20 का मतलब हो गया ये, एक सेकेंड रुकिए, 15, 8, 23, 5, 28, 10, 38, 38 है ये, ठीक है, 38 है, 38। अगर मैं 2 रखता हूं तो ये कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, और 2 रखने पर ये 57 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 76 में से 19 गया, तो के की वैल्यू 2 सेटिस्फाई हो गई, के 2 आ गया। अब एग्जामिनर ने आपसे के तो 2 नहीं पूछा, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यू नंबर। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि के की वैल्यू क्या होगी, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब वो पूछा नए संख्याओं का औसत क्या होगा अगर 2 की जगह 6 लगा दिया। जब मैं 2 की जगह 6 लगाऊंगा, देखिए यहां पर, ठीक है, तो फर्क क्या पड़ेगा, पहली बात कितनी बार, के की जगह 2 डाला तो 10 और 2 12, 12 बार, ठीक है, 12 टाइम्स बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, 2 से अगर 6 करता हूं तो 4 बढ़ गया, इंक्रीमेंट 4 का हो गया, तो ये टोटल इंक्रीमेंट आ जाएगा एवरेज के अंदर। यानी मैं बोलूंगा 2.85 प्लस 12 × 4 48, इतना तो टोटल में इंक्रीमेंट होगा। पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं कितनी, कितनी निकाली थी मैंने, 13 के -6, यानी यही तो थी ना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो 20 आ गई, ठीक है। ये कितना हो गया 48 और 20, 2.4 आ गया। ऐड करूंगा 5 से ऊपर ही आएगा, 5.25 मेरे को यहां नजर आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में फिर से मिल सकता है।
पर जो बात मैंने समझाई है देखते ही छोड़ देना, लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है, बीच पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना है ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। 2100 और 3150 की दो चीजें खरीदी, एक को k% फायदे पर बेचा, एक को k% नुकसान पर। सेलिंग प्राइस सेम है, 2100 इंटू 100 प्लस के बराबर है 3150 इंटू 100 माइनस के, ठीक है। अगर मैं काटता हूं 21 से ही काटता हूं तो 10 आ जाएगा, 105 से ही काटता हूं 2 आ गया, 105 से काटता हूं 3 आ गया, तो 100 प्लस के अपॉन 100 माइनस के वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। अब मैं अगर ऑप्शन से सीधा वैल्यू रख रहा हूं तो मुझे ज्यादा जल्दी दिख रहा है कि के की जगह 20 आएगा, के की जगह 20 रखता हूं तो 120 और 80 सीधा 3-2 आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात हो गई खत्म, पर अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, दो संख्या का अनुपात 9:7 है, बड़ी संख्या जो है 56 ज्यादा है किससे? बड़ी संख्या कितनी है? 9, और वो किससे ज्यादा है? 1/7 ऑफ स्मॉलर, छोटी संख्या थी 7, इसका 1/7 भाग हो गया यानी 1, तो वो 1 से 9 यानी 8 ज्यादा है, और 8 की वैल्यू आपको 56 दे रखी है। सम ऑफ द टू नंबर्स आपको बताना है, यानी 16 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 8 सत्ते 56, 16 सत्ते 112, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ध्यान से देखिए एक बार और, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जामिनर ऐसा कर सकता है। देखिए आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, वो ये बोल सकता है कि 1/3 ऑफ लार्जर नंबर इज इतने ग्रेटर देन 2/7 ऑफ द स्मॉलर नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9/7 ऑफ सम ऑफ द नंबर। ये बदलाव बोल सकता है वो, ठीक है। ये समझना जरूरी है कि अब ऐसा नहीं कि 2 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये है, उसने थोड़ा सा काम करवाना है। यहाँ 1/7 लिख दिया, यहाँ 1/3 लिख दिया, यहाँ भी 3/7 लिख दिया, इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया। आगे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये काफी बार एग्जाम में आता है और फिक्स पैटर्न का है बिल्कुल। 90 बच्चे हैं किसी हॉस्टल में, नए एडमिशन के कारण 30 और शामिल होते हैं, तो डेली एक्सपेंस 560 रुपए बढ़ जाता है, परंतु औसत प्रति व्यक्ति का 10 रुपए कम हो जाता है। तो शुरुआती डेली एक्सपेंडिचर कितना था? शुरुआती डेली एक्सपेंडिचर अगर ई था तो अब ई प्लस कितना हो गया? 560, ठीक है। पहले अगर 90 लोग थे तो अब 30 जुड़ गए, 120 और हो गए, 120 हो गए। एवरेज में जो कमी आ गई वो आ गई 10 की। आपको ई की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये तो जरूर देखूंगा कि ई की जगह ऐसा नंबर आए जो 3 से भाग हो या तो 9 से भाग हो। 8 4 12 2 14, ये 3 से भाग नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है। ये 2 ऑप्शन लग रहे हैं मेरे को जो आंसर हो सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन से वेरीफाई करूं कि 5280/90 तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मुझे पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम लगेगा थोड़ा सॉल्व करने में। अब देखिए मैं अगर डिवाइड करता हूँ 3 से काटता हूँ 3 आ गया, ये 176 आ गया, ठीक है। अब ई की जगह यहां रखता हूँ 5280, 5340, 5840 बटे 120, ठीक है। 4 से काटता हूँ 3 आ जाएगा, 4 से काटता हूँ 146 आ जाएगा, तो 30/3 आ गया, 10 आंसर आ गया। बी ऑप्शन वेरीफाई हो गया। अब मान लेते हैं कोई बच्चा कहता सर ये वेरीफाई नहीं होता, तो क्योंकि आपको 2 ही चेक करने थे, तो अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो ये अपने आप आंसर हो जाता, ठीक है। 3 से भाग इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, इसमें 9 भी आ रहा है। वैसे तो मैं 9 से चेक करता, पर 9 वाला कोई ऑप्शन नहीं मिला मेरे को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दे रहा है आजकल एग्जामिनर। CHSL में बहुत बढ़िया ट्रिकों के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही लाजवाब। थोड़ा सा दिमाग लगवा रहा है वो आपसे बस, अगर ध्यान से देखें तो। √13 sin थीटा, देखिए पहली बात तो 2 √13 के साथ आपको क्या नजर आता है? मतलब आपको P आ गया नजर 2, √13 आ गया, ये क्या कहते हैं H, तो ये कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब बात समझना, √13 sin थीटा तो 2 ही हो गया आपका,
ठीक है, जब आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 3/√13 आएगा, और cos को √13 से गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। जब मैं tan थीटा निकालता हूं तो 2/3 आएगा, पर tan को 3 से गुणा कर देता हूं तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो मैं देखता हूं आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का मतलब है बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। तो आपको इस नजर से ही देखना है कि भाई साइन अगर लिखा है, साइन तो आपने सीधा देखा, √13 साइन बराबर आ गया किसके, 2 के। √13 कॉस बराबर आ गया किसके, 3 के। 3 tan बराबर आ गया किसके, 2 के। और इसी का ही हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, इससे इस्तेमाल करेंगे, जल्दी आंसर आएगा। एक एक करके लिखेंगे, स्टेप बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये भी मेरे को उसी पैटर्न पे लगभग नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जबरदस्ती लिखा है, कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वो तो 1 होता है। कुछ अलग दिखाने के लिए एग्जामिनर ने ये डाल दिया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी डाल सकता था, और ये भी हो सकता है इन सबका कॉम्बिनेशन नीचे लिख दिया। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है इसका, यानी ये तो 1 ही है। कॉसेक स्क्वायर हो गया 13/4, यानी कॉसेक की वैल्यू हो गई √13/2। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू हो गई 2/√13। ठीक है, कॉस की कितनी हो गई, 3/√13, वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट। tan की कितनी हो गई 2/3। अब इसी का ही एप्लीकेटिव पार्ट यहां दे रखा है, ध्यान से देखिए। 52 कॉस स्क्वायर, अगर मैं कॉस स्क्वायर करता हूं और 13 लगाता हूं, 13 कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो पता है मेरे को 9, तो 52 कितना होगा, 9 का 4 गुना, यानी 36। 9 tan स्क्वायर, 3 tan तो पता है 2 है, 9 tan स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 18 सेक स्क्वायर, अब 18 सेक स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए कॉस ही है, 1/cos होता है सेक, यानी ये 1/sec है। 3 सेक की वैल्यू तो है 13, यानी 9 सेक स्क्वायर की 13 है, क्योंकि 3 सेक की तो √13 है। 9 सेक स्क्वायर की 13 है, तो 18 सेक स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। प्लस 8 कॉट स्क्वायर, अब ध्यान से देखिए 1/cot है ये, 2 कॉट की वैल्यू, 2 कॉट स्क्वायर अगर आप करेंगे, 4 कॉट स्क्वायर की वैल्यू है 9, 8 कॉट स्क्वायर की वैल्यू हो गई 18। तो आप देखते हैं ऊपर 32 आ गया, नीचे 44 आ गया तो ये आ गया 8:11। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। पर अगर आप इस तरीके से नहीं करते, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ जाएगी इस क्वेश्चन में। इसको इस नजर से देखना शुरू करिए, बहुत सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ये, किसी भी त्रिभुज में यदि कोणों का अनुपात ये है तो उनकी विपरीत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। 1 2 3 से आपको एंगल क्या नजर आ रहा है, टोटल एंगल हो गया 6 यूनिट, और 6 की वैल्यू हो गई 180, यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जी। ये तो 90 वाला हो गया, 90 60 और 30, ये दिमाग में होना चाहिए, ये नहीं पेपर में लिख रहे हैं आप। और 90 60 30 के साथ आपको क्या पता है, आपको अनुपात पता ही होगा कि 1√3 और 2 होता है। ठीक है, 1√3 2 कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पर उसने ये ऑप्शन भी दिया कंफ्यूज करने के लिए, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें पता है जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो अनुपात भी हम देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला बड़ा होगा, इसके सामने वाला छोटा, और ये सबसे छोटा, इसलिए 1√3 2 भी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक्स वाई और जेड पॉजिटिव नंबर इस तरीके से है कि y का 4/5 गुना x के बराबर है, x का z 5/8 गुना y के बराबर है। इनके रेसिप्रोकल का एवरेज दे रखा है इतना, तो आपको बताना है 3 टाइम्स ऑफ x और 5 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको दोबारा से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं रेशियो बनाऊंगा। रेशियो बनाने के लिए मैं क्या देखता हूं, देखिए ये y है तो ये y की वैल्यू है, ये y है तो ऊपर वाला, तो y ऊपर वाला ये है, तो ये 8 है वो 4 है। अगर मैं x y z निकालूंगा तो ये 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और क्योंकि मेरे को रेसिप्रोकल का एवरेज निकालना है तो 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/5, ये रेसिप्रोकल हो गए तीनों के। इसका एवरेज का मतलब है डिवाइड बाय 3, और मैं इंटू 3 कर दूंगा तो 17/80 आ गया। पर यहां पर एक चीज ध्यान रखना,
यहाँ ना देखिए जो मैंने 10, 8, 5 लिया है ना, ये बेसिकली 10K, 8K, 5K है। K यानी 1 यूनिट। अगर मैं इसे अच्छे से सॉल्व करता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू मिलने वाली है मेरे को। मैंने K लिखा नहीं है यहाँ पर। अगर मैं 80 एलसीएम ले लेता हूँ तो 8, 10, 18 और 16, 34, ये आ गया 17/80। इससे ये कटा, ये 2 के बराबर आ गया, तो K की वैल्यू 2 आ गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2। आप K भी 2 बोल सकते हैं, 1 यूनिट भी 2 बोल सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, देखिए 3 गुना x का यानी 30 हो गया, 5 गुना y का 40, 30 और 40 हो गया 70, ठीक है। और 70 का औसत यानी 70/2 की वैल्यू बतानी है आपको, तो कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। 1 यूनिट 2 के बराबर है, 70/2 यूनिट 70 के बराबर हो जाएगा, दुगना। ये मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन को करने का सबसे छोटा तरीका मैंने लिया है, और ये नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है K में तो आंसर आएगा और K की वैल्यू मिलेगी यानी 1 यूनिट की। यहां से निकालिए, सीधा वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा खतरनाक है। अब ये देखिए अलजेब्रा में एग्जामिनर क्या क्या कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन CHSL 2020 के, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम के, ठीक है। MTS का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, CHSL का देने जा रहे हैं, CGL मेंस का देने जा रहे हैं, सभी के लिए सारे क्वेश्चंस को टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब वाली फॉर्मेशन नजर आ रही होगी। अब एग्जामिनर ने वो नहीं किया कि सीधा परोस दिया कि भाई A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब ये ले, उसने इसे कन्वर्ट कर दिया 8x क्यूब, 27y, 64z। तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। 3ABC जब मैं करूंगा तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 तिया 72, 72 XYZ, तो ये तो 1 आ गया। ये बराबर होगा किसके, A प्लस B प्लस C इंटू आगे वाला पूरा पार्ट जो निकालना है। तो है तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे, पर थोड़ा सा कन्वर्ट करके दिया एग्जामिनर ने। अब आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। 105 में से 72 गया 33 आएगा, 11 से काटेंगे 3 आंसर आ जाएगा। केवल इतना लिखना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। पर एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है। अब हर फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, हर फॉर्मूला, चाहे वो स्क्वायर का हो, 2 वेरिएबल का हो, 3 वेरिएबल का हो, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब हो, सारे फॉर्मूले ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राइंगल ABC मैंने बनाया, जिसमें वो बोलता है AB 12, ये 8 और ये 10 है, ठीक है। एक सर्कल इसके अंदर रखना है, एक सर्कल इसके अंदर रखना है जो D, E और F पे काटता है, ठीक है। D, E, F पे काटता है। अब ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ AD टू C, AD और CE की लेंथ का अनुपात बताना है आपको, लेंथ का अनुपात AD और CE। चलिए आइए देखते हैं, AB, BC, CE। एक सेकेंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, रुकिए, वेट करिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। लेंथ का अंतर निकालना है मेरे ख्याल से, अनुपात नहीं है, अंतर है। ADCE का अंतर निकालना है। देखिए ध्यान से, चलिए अंतर भी निकाल लेते हैं, वैसे भी देख लेते हैं। अगर ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ये z है, ये z है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड निकालता हूं, 12, 10, 20, 22 और 8, 30, ये आ गया, ठीक है। अच्छा इतना ही निकालना है, रेशियो ही पूछा होगा। 12, 10, 22, 8, 30। x प्लस वाई कितना है, 12 है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। एक सेकेंड, 30 नहीं 15 है, ये 30 थोड़ी आएगा, 15 आएगा, 15। इसका आधा होगा ना, 2x 2y 2z है। x प्लस वाई 12 है अगर, तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी। x प्लस z 8 है, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो x की वैल्यू बची 5।
अब आपसे क्या पूछा है, AD टू CE। AD है आपका Y यानी 7 और CE है आपका Z यानी 3। बिल्कुल डिफरेंस नहीं, ये पूछा है आपसे, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक तो डिफरेंस ही पूछ लिया जाता था, देखिए इसलिए मुझे लगा डिफरेंस ही पूछा होगा। डिफरेंस में क्या करना होता है, जैसे इन दोनों का अंतर पूछा है तो आप सीधा अंतर कर लेंगे, 12 में से 8 गया 4 आ जाता था, वो आंसर सीधा बन जाता था। पर यहाँ पर वाकई में रेशियो पूछा है उसने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। त्रिभुज ABC में AC की लेंथ 4 सेंटीमीटर कम है AB के 5 गुना से। AB के 5 गुना से 4 सेंटीमीटर कम है, ये लीजिए। BC की लेंथ 4 गुना से 4 ज्यादा है AB की, और परिमाप दे रखा है। अब तो क्वेश्चन सिंपल ही हो गया। 5 4 9 और 1 10, 10x की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 90, क्योंकि 4 से 4 तो कट ही जाएगा। x की 9 आ गई, आपको निकालना है एरिया। अगर मैं 9 रखता हूं तो देखिए मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, 9 रखता हूं तो 9 चौक 36। एक सेकेंड, ये ढंग से बनाता हूं ना, रुक जाइए। तो मुझे नजर आ रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 9 है, 36 4 40 हो गया, और ये क्या हो गया 41 हो गया। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो 4 निम 36 बटा 2, 360 बटे 2 यानी 180। ये मेरा आंसर हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए लिखा है। आपको केवल इतना देखना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 360 बटे 2, सी ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों साइड का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि ये 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, आपको इसका लंब बताना है। देखिए ध्यान से, 3 3 6 4 10, 10 की वैल्यू 20 दे रखी है यानी दुगनी, तो ये 6 हो गई, ये भी 6 हो गई, ये 8 हो गई। 8 का मतलब है 4 इधर और 4 इधर, ठीक है, और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें लंब डालेंगे तो बराबर हिस्सों में बांटता है। आपको यही निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। 6 में से 4 गया 2, और 6 और 4 हो गया 10, यानी √20। √20 का मतलब क्या होता है, 2√5। पर सॉल्व इसी तरीके से करना है, ऐसा नहीं आप वहां पाइथागोरस लगाना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर आप सॉल्व कर रहे हैं कि 20 आ गया फिर रूट कर रहे हैं। सीधा एक बार घटाओ एक बार जोड़ो रूट कर दो, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ऑप्शन ही अगर आप देखें तो कितनी अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक तक तो ऑप्शन ही है इसके। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखिए आपको समझ आ जाना चाहिए आज की क्लास से ही कि इस क्वेश्चन को हम डिटेल में तो नहीं करने वाले। जो मैंने बात आपको बताई थी, यहाँ 74 64 84 94 नजर आ रहा है, क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। पर जिस बच्चे को ये देखने की आदत नहीं है, पूरा कैलकुलेशन करेगा, लास्ट तक निकालेगा, फिर आंसर निकालेगा और कहेगा पेपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था। आइए देखते हैं। 20% का लॉस होता है, ठीक है, यानी 80 की वैल्यू हो गई है। आपको 15% के फायदे की बात बतानी है, यानी 115 की। अब ध्यान से देखना, मैं देखता हूं इसका कितना मल्टीप्लायर जा रहा है। मैं केवल ये देखूंगा, ये 65 है, ये 8 है, तो लगभग 8 गुना 8 पॉइंट कुछ गुना, ठीक है। और अगर मैं इसका भी 8 पॉइंट कुछ गुना करता हूं तो 11 8 88, 88 से तो ऊपर जा रहा है कहीं, 88 से ऊपर तो देखिए यही ऑप्शन नजर आ रहा है, यहां 94 नजर आ रहा है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया है यहां हमने, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ये मेथड लगाया है। ये मैं लगातार फोकस रखता हूं इस पे, ठीक है, क्लास में भी मैंने बहुत बार कराया है, तो आपको ये ध्यान रखना। एग्जामिनर ने दिया जरूर है इतना बड़ा, पर आपको थोड़ी सॉल्व करना है, इतना देखिए बस, इससे ही पता लग रहा है क्या आंसर आने वाला है। ये आपका अगला क्वेश्चन, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पवन x से लेके y तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, y से z 15 से, z से w तक 20 से, तीनों दूरी बराबर हैं, तो पूरी यात्रा की पवन की औसत गति क्या है। अब देखिए जब डिस्टेंस सेम हो जाता है ना तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। मैं 10 15 और 20 से भाग होने वाला डिस्टेंस मान लूंगा, जो कि 60 हो गया। अब मैं मानता हूं पहला बंदा भी 60 चला, दूसरा भी 60 चला, तीसरा भी 60,
टोटल डिस्टेंस ये आ गया। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर ये 60 चलेगा तो 6 घंटे, अगले वाला 60 चलेगा तो 4 घंटे, अगले वाला 60 चलेगा तो 3 घंटे। 180/13। और मैं देखता हूं 180/13 मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मेरे को बी ऑप्शन नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऊपर 0 आ रहा है, तो 0 केवल एक ही ऑप्शन में बनना है। इसमें देखेंगे तो 9 बनेगा, इसमें 0 बन जाएगा, इसमें 7 बनेगा, इसमें 9 9 18 8 बनेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, जिसके अंदर 180 बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन करे। देखिए ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये कैलकुलेशन हमने इसमें सीखी, ये भी बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि सेम डायग्राम पे अलग चीज पूछी गई। ये एग्जामिनर ने ट्रांसफॉर्मेशन करके दी, ये चीज हमने सीखी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें करने का तरीका बहुत मैटर करेगा कि आप के वे के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। ये बेसिक क्वेश्चन था। ये बहुत बढ़िया पैटर्न, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बच्चे इस नजर से नहीं देखते। ऐसे ही क्वेश्चन ये था, ये कॉमन क्वेश्चन है, लगातार काफी टाइम से आ रहा है, पर ऑप्शन अप्रोच से आप बचा सकते हैं कैलकुलेशन। इसमें मैंने जो बदलाव बताया था वो इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अलग है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कैलकुलेशन पे काम किया हमने। इसमें अप्रोच बहुत मैटर करेगी, आपने अप्रोच क्या ली है। ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल नंबर की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें भी आपका ये मैटर करेगा कि आप पूरी कैलकुलेशन तो करने नहीं बैठ गए। जैसे मैंने बोला केवल इतना देख लो, इसमें पता लग जाएगा एग्जामिनर ने ऑप्शन जरूर दिए पर केवल आगे वाला पार्ट ही कैलकुलेट कराना चाह रहा है वो आपसे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अलग था। इसमें एग्जामिनर ने डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछी, जो सीधा नंबर आ जाता, यहां पर भी काम कराया। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार। इसमें करने का तरीका मैटर करेगा। ये डायरेक्ट थ्योरम थी, थ्योरम पता है तो हो जाएगा। ये लास्ट डिजिट से मैंने बोला करें तो बहुत बढ़िया है। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये कॉमन क्वेश्चन है, पर कैलकुलेशन कैसे टैकल करते हैं ये बड़ी बात है। ये अच्छा क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन में ज्यादा बात नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन भी आपको अच्छा लगे। क्लास 2 सुपर 25 की अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा दिल से, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2 क्लास में आपने क्या स्पेशल सीखा। मैं देखता हूं आपने 2 क्लास में क्या स्पेशल सीखा और मैं क्या सिखाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।